नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। केंद्र की एक एजेंसी यानी ईडी का राहु काल शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के मुख्यमंत्रियों के यहां अब इस ईडी के छापे मारने में भी दुश्वारी होने लगी है। इन्हें अब अपने गाड़ी घोड़े छोड़कर ऑटो से भागना पड़ रहा है। ताजा मामला दिल्ली के बाद ममता दीदी के पश्चिम बंगाल का है। दरअसल जब कोई संवैधानिक संस्था जरूरत से ज्यादा किसी की वफादार हो जाती है तब उसे भागना ही पड़ता है। पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हुए ताजा हमले को लेकर राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने राज्य सरकार पर आज शुक्रवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अटैक विभत्स और निंदनीय है। राज्य सरकार को ये रोकना होगा। उन्होंने मामले को लेकर गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया है। दरअसल ईडी के अधिकारी राशन वितरण मामले की जांच को लेकर बंगाल के टीएमसी नेता शेख शाहजहां के उत्तर 24 परगना जिला स्थित आवास पर छापा मारने पहुंचे थे। इस दौरान अधिकारियों पर हमला कर दिया गया और उनके वाहनों में तोड़फोड़ की गई। आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसा शाहजहां के समर्थकों ने किया। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि जब ईडी अधिकारी सुबह संदेश खली इलाके के शेख के आवास पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में टीएमसी के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों और उनके साथ आए केंद्रीय बलों के जवानों को घेर लिया। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया और फिर उन पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने टीम को वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये तो एक दिन होना ही था। अब आपको सिलसिलेवार ईडी की कारस्तानियों की कहानी बताते हैं। मजेदार बात यह है कि वहां पे इनको अपनी गाड़ी छोड़ के ऑटो से भागना पड़ा। कल यानी गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के संबंध पर कहा था कि बीजेपी खुलेआम सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करने का काम कर रही है। दरअसल ईडी ने 3 जनवरी को केजरीवाल से पेश होने के लिए कहा था। 2 नवंबर 21 दिसंबर के बाद ये तीसरी बार था जब केजरीवाल ईडी के संबंध पर पेश नहीं हुए। ईडी कथित शराब घोटाले मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। इसी मामले में पार्टी के कई नेता पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईडी के संबंध पर केजरीवाल ने कहा भी था कि कितने उदाहरण है जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है उनके सारे मामले रफा दफा हो जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है, ऐसा केजरीवाल का कहना है। इस कहानी में यही समझने की कोशिश करते हैं पर पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। संसद में जुलाई 2023 में सरकार ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत ईडी ने 3110 केस बीते 3 सालों में दर्ज किए। साल 2022-23 में 949 केस हुए, 2021-22 में 1180 केस और 2020-21 में 981 केस। वहीं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी कि फेमा के तहत बीते 3 सालों में 12,233 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। 2022-23 में 4,173 केस, 2021-22 में 5,313 केस और 2020-21 में 2,747 केस। सितंबर 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने ईडी के दर्ज किए गए केसों पर एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 18 सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो ईडी ने जिन 147 नेताओं से पूछताछ की या गिरफ्तारी की उनमें 85% नेता विपक्ष के थे। वहीं सीबीआई के राडार पर रहे 200 नेताओं में से 80% विपक्षी नेता थे। इन 18 सालों में केंद्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें रही हैं। पीएमएलए में 2005, 2009 और 2012 में संशोधन किए गए, तब कांग्रेस सत्ता में थी। 2019 में मोदी राज में पीएमएलए में बदलाव कर ईडी को यह शक्ति दी गई कि वो लोगों के आवास पर छापेमारी करे, सर्च और गिरफ्तारी कर सकती है। इससे पहले किसी अन्य एजेंसी की ओर से दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं लगने पर ही ईडी जांच करती थी, लेकिन अब ईडी खुद ही एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी कर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस के ही मुताबिक 2014 से 2022 तक ईडी के निशाने पर रहे करीब 95% नेता यानी कि 115 नेता विपक्ष से थे। 2004 से 14 में 26 नेताओं से ईडी ने पूछताछ की थी। इनमें करीब 54% यानी 14 नेता विपक्ष से थे।
हालांकि ये आंकड़े 2022 तक के ही हैं। इसके बाद 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और इस दौरान विपक्षी दलों ने अलग अलग राज्यों पर हुई ईडी सीबीआई की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 2013 से है और अरविंद केजरीवाल उसके मुख्यमंत्री हैं। सीबीआई ने फरवरी 2023 में दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के आरोपों के चलते हुई थी। इसके बाद आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने इसी मामले में गिरफ्तार किया था। इसी तरह झारखंड में 2019 से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन बीजेपी पर लगाए आरोपों में कहते हैं कि 2019 से झारखंड की झामुमो सरकार को गिराने की कोशिशें भाजपा करती रही है और जब कहीं से सफलता हाथ नहीं लगी तो ईडी के अफसरों को काम पर लगा दिया गया। ईडी हेमंत सोरेन को 7 बार सम्मन जारी कर पेश होने के लिए कह चुकी है, मगर सोरेन 7वीं बार भी ईडी के सम्मन के बाद भी पेश होने के लिए नहीं गए। ईडी ने इसे अपना अंतिम सम्मन बताया था। सोरेन को पहला सम्मन 14 अगस्त 2023 को जारी हुआ था। हेमंत सोरेन ने ईडी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि एक बार पूछताछ में शामिल होकर संपत्ति की जानकारी दे चुका हूं या वैध तरीके से अर्जित की गई है। अब कुछ भी जानना हो तो चिट्ठी के जरिए पूछा जा सकता है। सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी की कार्रवाई को लेकर याचिका दायर की थी, मगर सोरेन को राहत नहीं मिली। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी ईडी के नजरें हैं। 5 जनवरी को भी ईडी ने तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये मामला कथित तौर पर नौकरी के बदले जमीन से जुड़ा हुआ है। 22 और 27 दिसंबर 2023 को भी तेजस्वी और लालू यादव से ईडी ने पेश होने के लिए कहा था, मगर दोनों पेश नहीं हुए। फरवरी 2023 में भी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, बेटियों और कई अन्य लोगों को सम्मन जारी किया था। इसी मामले में मार्च में बिहार में ईडी ने कई जगह छापेमारी की थी। इसी तरह जब शिव कुमार सरकार में थे तब सितंबर 2019 में भी डीके शिव कुमार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। कर्नाटक में पहले की कांग्रेस जेडीएस और उसके पहले की कांग्रेस सरकार में डीके शिव कुमार कैबिनेट में थे। जनवरी 2024 में सीबीआई ने केरल के जय हिंद चैनल को नोटिस जारी कर डीके शिव कुमार के चैनल में निवेश करने की जानकारी मांगी। चैनल के एमडी को 11 जनवरी 2024 को पेश होने के लिए भी कहा गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीबीआई ने 2020 में शिव कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह केस 2013 से 18 के दौरान 74 करोड़ की आय को लेकर दर्ज किया गया। मई 2022 में भी ईडी ने पीएमएलए के तहत शिव कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसी तरह तमिलनाडु के डीएमके की स्टालिन सरकार में भी यही हाल रहा। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। बीते साल 2023 में ईडी ने डीएमके सरकार में मंत्रियों के दफ्तर पर छापेमारी की थी। तमिलनाडु पुलिस ने ईडी के एक अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में भी गिरफ्तार किया था। डीएमके के एक मंत्री सेंथिल बालाजी को भी ईडी ने बीते साल गिरफ्तार किया था। 4 जनवरी 2023 को सेंथिल की रिमांड 11 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई। सीएम स्टालिन कई बार बीजेपी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ईडी के निशाने पर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को कई बार ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये मामला कोयले के कथित गैर कानूनी खनन से जुड़ा है। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रही हैं। हालांकि 2022 में सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें अभिषेक का नाम नहीं था। आम आदमी पार्टी ने भी 3 जनवरी 2023 को उन नेताओं का पोस्टर जारी किया था जो पहले बीजेपी में नहीं थे और केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में थे। अब ये नेता बीजेपी और उसके साथ सरकार में हैं। कभी असम की कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेमंत बिस्वा आज बीजेपी की सरकार में असम के मुख्यमंत्री हैं। हेमंता बिस्वा का नाम शारदा चिटफंड घोटाले में भी आया था। अगस्त 2014 में हेमंत बिस्वा शर्मा के गुवाहाटी स्थित आवास और उनके चैनल न्यूज लाइव के दफ्तर पर सीबीआई की छापामारी हुई। इस चैनल की मालिक उनकी पत्नी रिंकी भुजन शर्मा हैं। नवंबर 2014 को हेमंता से सीबीआई ने घंटों तक पूछताछ की। जनवरी 2015 को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने चिटफंड केस की जांच सीबीआई को सौंपी। अगस्त 2015 में हेमंत बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम बनने के बाद सीबीआई ने हेमंत को पूछताछ के लिए अभी तक नहीं बुलाया।
कभी ममता सरकार के ताकतवर नेता रहे शुभेंदु अधिकारी भी इसी तरह बीजेपी में हैं। 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन में शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता कैमरे पर रिश्वत लेने की बात स्वीकार करते दिखे थे। इसे नारदा स्टिंग कहा गया। जब 2021 में ममता की सरकार चुनाव में उतरी तो शुभेंदु अधिकारी भाजपा में चले गए। ममता की जीत के बाद सीबीआई ने 4 टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया। ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, मगर शुभेंदु अधिकारी का नाम इसमें नहीं था। इसी तरह मुकुल राय, अजीत पवार, छगन भुजबल, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो ईडी की हिट लिस्ट में पहले थे, अब नहीं है। तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहां ईडी अपनी नकेल कसती है और भाजपा और केंद्र सरकार के लिए काम करती है। अब इसमें आपको सोचना होगा कि 2024 में अगर मोदी जी एक बार फिर आ गए तो देश का क्या होगा? राम राज्य होगा या यहाँ चाइना बनेगा? एक सरकार, एक ही दल होगा? इसके बारे में आप सोचिए। धन्यवाद।